हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जो दिसंबर 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चन पेपर है 27 दिसंबर 2021 का ये पेपर है और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन क्लासेस को भी देख लें और उसके बाद इस क्लास को देखें तो सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी, टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वनस्पति के लिए इन कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। Consider these statements for vegetation and choose the correct option। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो आपको चुननी है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास की भूमि बढ़ती है और शुष्क क्षेत्र में झाड़ियाँ उगती है। कहने का मतलब है जहाँ पर मीडियम मतलब मॉडरेट रेन होती है, मतलब ना ज़्यादा कम होती है बारिश ना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको घास की भूमियाँ मिलेंगी, घास स्थल मिलेंगे। आपने सुना भी होगा उसके बारे में, ग्रासलैंड्स होते हैं। तो वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है। लेकिन जहाँ पर रेन कम या फिर ना के बराबर होती है तो वहाँ पर आपको झाड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, जो कि क्या है, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसके थ्रू पानी निकल जाता है पौधों से, लेकिन उनमें पत्तियाँ नहीं होती। तो इसीलिए ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी कम मात्रा में मिलता है या फिर नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको झाड़ियाँ मिलेंगी। दूसरी है, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो वनस्पतियाँ होती हैं कितना टेम्परेचर है या फिर कितनी नमी उन्हें मिल रही है उसके आधार पर ये होती हैं। आपने देखा भी होगा जो आपका जहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ती है वहाँ पर आपको वन मिलेंगे, घने हरे भरे पेड़ मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है वहाँ पर बारिश भी नहीं पड़ती है और वहाँ पर गर्मी भी पड़ती है तो वहाँ पर आपको झाड़ियाँ मिलेंगी, वहाँ पर आपको पत्तीदार पेड़ मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे। तो वनस्पतियों की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ भी होती है उनकी, वो तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसी वजह से मतलब जिस भी जलवायु में आप जाएंगे, मतलब जहाँ पर जैसी जलवायु होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वनस्पति देखने को मिलेगी। तो तीसरी स्टेटमेंट है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिस भी जगह पर जैसी जलवायु मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर वनस्पतियाँ मिलेंगी। जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ज़्यादा बारिश रहेगी, वहाँ पर उसी के हिसाब से वनस्पतियाँ मिलेंगी, और जहाँ पर बारिश कम होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी वहाँ पर उसी तरह की झाड़ियों जैसे पेड़ मिलेंगे। या फिर जहाँ पर मॉडरेट रेन होगी तो वहाँ पर घास के स्थल मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वनस्पतियों के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है आपको, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। इसमें हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है क्योंकि मनुष्य और जानवर इसे लेते हैं और पौधे इसका उत्पादन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखो, ऑक्सीजन आपको पता ही है कि हम जो है सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं, या फिर जो जानवर होते हैं वो सांस लेने में उसका यूज़ करते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। तो इसलिए जो उसका लेवल है वो एज इट इज़ बना रहता है जैसा रहता है उसका ऑक्सीजन का लेवल। तो बाकी स्टेटमेंट्स को आप देख सकते हैं, ये गलत है बाकी की। हवा में प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा है, और ग्रीन हाउस गैस भी नहीं कहलाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बढ़े हुए स्तर से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ये भी गलत है। CO2 अगर बढ़ती है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ना कि ऑक्सीजन से। तो बाकी के गलत हैं, सेकेंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2, और इसमें से आपको वही करना है कि बताना है कौन सी सही है कौन सी नहीं है, या फिर एक्सप्लेनेशन जो दी है वो सही दी है या गलत दी है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि बोथ A एंड B आर ट्रू एंड B इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी हुई है और एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है। क्या है पहली स्टेटमेंट,
दो वायु दाब क्षेत्रों के बीच दबाव का अंतर जितना अधिक होता है हवा उतनी ही तेजी से चलती है। ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन प्रेशर जोन्स द फास्टर द विंड मूव्स। देखो जो विंड की जो गति होती है वो डिपेंड करती है एयर प्रेशर पर, और जो प्रेशर होता है दो प्रेशर के बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतनी ही हवा की गति बढ़ेगी, उतनी तेज़ी से हवा चलेगी। अब इसको समझेंगे कि कैसे होगा ये। और दूसरा जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करने वाली जो वायु होती है उसको हम पवन कहते हैं, यानी विंड कहते हैं। तो देखो हवा जो चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। ज्योग्राफी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा कि किस तरह से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है, किस तरह से निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। आप चाहें तो उसको खुद से भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं जब तक हम उस चैप्टर पर पहुँचेंगे। तो ये जो एयर प्रेशर का जो टॉपिक है ना, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो एयर प्रेशर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना आपके, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको देखो आगे समझ लेते हैं। एयर प्रेशर आपको पता ही होगा कि जो एयर प्रेशर हम मेज़र करते हैं वो बैरोमीटर से करते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगाया है बैरोमीटर का। तो देखो जब इसमें अगर हम बात करें जैसे कि हम मेज़र करते हैं एयर प्रेशर, तो वैसे ये बुक में नहीं दिया है क्योंकि जिस लेवल की है 6 to 8 की उसमें नहीं दिया है ये मैंने ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए ले लिया है, तो मैंने इसके बताने के लिए। तो इसमें दिया गया है कि जो दाब होता है वो उच्च वायुदाब कब होता है और निम्न वायुदाब कब होता है। देखो जो ये यूनिट दी हुई है ना, ये एमबी में मापते हैं इसको, और भी यूनिट में मापते हैं लेकिन एमबी में ज़्यादा इसको कंसीडर करते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर मान लो 1013.25 MB से अगर ये ऊपर होता है, मतलब ये कंसीडर किया जाता है क्या, हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर कंसीडर किया जाता है। अगर इससे नीचे जाता है ये, तो उसको हम कहते हैं क्या, लो प्रेशर। देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसकी निडल, तो यहाँ पर लगभग पड़ेगा ये 1013.25। तो यहाँ पर आप देखें तो ये क्या हम इसको कह सकते हैं ये हाई प्रेशर बनेगा यहाँ पर। और इससे नीचे जब ये जाएगा, इससे नीचे अगर जाएगा तो वो लो प्रेशर में काउंट होगा। अब इन दोनों के बीच जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, यानी जितना ज़्यादा हाई प्रेशर और जितना नीचे लो प्रेशर होगा, लो और हाई प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको मतलब जहाँ पर भी इतना डिफरेंस होगा वहाँ पर हवा की जो गति है वो तेज हो जाएगी, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है। मुझे लगता है कुछ लोग इसको, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा एयर प्रेशर से रिलेटेड, वो शायद इसको ना समझ पाएँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझ पाएंगे। थोड़ी चीज़ें यहाँ पर भी जान लेते हैं। देखो जो एयर प्रेशर होता है वो हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे ऊपर हवा शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुदाब हमें सभी दिशाओं से और हमारे शरीर पर दबाव डालता है। देखो आपने सुना भी होगा, अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। क्यों पहनना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी के जैसा प्रेशर नहीं है, पृथ्वी के जैसा वायुदाब वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपके शरीर की नसें फट जाएंगी जिससे आप मर जाएंगे। तो इसी वजह से जो ये वायुदाब होता है, ये एयर प्रेशर होता है, हमारे जो है लाइफ की कंडीशंस को ये क्रिएट करता है पृथ्वी पर। तो ये हमारे शरीर पर दबाव डालता है सभी दिशाओं से, तो इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहीं और जाते हैं, चांद पर या फिर किसी और प्लेनेट पर, तो वहाँ पर ये प्रेशर नहीं होगा, तो हमें एक सूट पहनना पड़ता है अलग से, जिसकी वजह से हमारी जान बची रहे। तो वायुदाब की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर हवा के भार द्वारा जो लगाया गया दबाव होता है उसे ही हम वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सी लेवल पर होता है। सी लेवल, जहाँ पर भी पानी का लेवल होगा, समुद्र में जो एक लेवल पर पानी रहता है ना, उसको कहते हैं सी लेवल, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये वायुदाब होता है। फिर अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये घटता जाएगा, एयर प्रेशर घट जाएगा ऊंचाई पर जाते समय। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुदाब नीचे आ जाता है, एयर प्रेशर कम्स डाउन। अगर बात करें हॉरिजॉन्टली इस तरह से, तो वायुदाब का वितरण तापमान से प्रभावित होता है। तो जहाँ पर जैसा टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग एयर प्रेशर आपको मिलेगा। ये जो मानसून आता है ना भारत में, ये एयर प्रेशर पर ही निर्भर करता है
उच्च और निम्न वायुदाब क्षेत्र जहाँ पर बनता है, हाई और लो प्रेशर जैसे बनता है, उस हिसाब से ये मानसून भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश जो होती है ना, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है एयर प्रेशर का। तो जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, आपने देखा होगा यहाँ पर जब मानसून आता है उस टाइम पर टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ की हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। तो ऐसे क्षेत्र को निम्न दाब का क्षेत्र बोलते हैं हम। देखो गर्मी बहुत होगी, टेम्परेचर बहुत हो जाएगा, और जो हवा है गर्म जब हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी वो और ऊपर उठ जाएगी, तो वो क्या बनेगा फिर, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। निम्न दाब का क्षेत्र मतलब बादल युक्त आकाश और आर्द्र मौसम से जुड़ा हुआ है। देखो आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा क्या उस टाइम पर गर्मी लगती है, हवा भी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या रहता है, ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और ऐसा जब मौसम रहता है तो समझ लो कि बादल रहने ही रहने हैं आसमान में, तो बारिश भी हो जाती है, ऐसे में ज़्यादातर हो ही जाती है बारिश। और कम तापमान वाले क्षेत्रों में हवा ठंडी होती है, जहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा हवा ठंडी होएगी, और जब हवा ठंडी होती है तो वो भारी हो जाती है। जब जो गर्म हवा होती है वो होती है हल्की, लेकिन जब हवा ठंडी हो जाती है तो वो भारी हो जाती है। तो भारी वायु जो है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। अब जो भारी वायु होगी वो ऊपर नहीं उठ पाएगी, जैसे कि वो गर्म हवा ऊपर उठती है ना, वैसे ये भारी हवा नहीं ऊपर उठ पाती है, तो ये उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। तो उच्च दाब का क्षेत्र जो है स्पष्ट और धूप वाले आसमान से जुड़ा है, यानी कि जहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा वहाँ पर आसमान साफ रहेगा और धूप निकली रहेगी। तो वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। अब देखो मैं आपको अगर ये मानसून समझाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस मानसून को हम समझेंगे किसमें, हमारे ज्योग्राफी में समझेंगे। तो जब आप एयर प्रेशर को समझेंगे ना तो उसी के हिसाब से आपको मानसून भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आपको मानसून के बारे में नहीं पता है तो मानसून पढ़ने के लिए आपको एयर प्रेशर भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा में, परिवहन विषय पढ़ाते समय एक शिक्षिका ने विभिन्न प्रकार के टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट आदि का उपयोग किया। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा करना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट्स देख करके बताएंगे कौन सी इसमें सही है कौन सी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन का अगर हम चुनाव करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ करेक्ट वाइल बी इज़ इनकरेक्ट। तो ए इसमें सही है और बी गलत है। ए सही क्यों है, देखो इन टिकटों के माध्यम से वह खर्च, दूरी और यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषताओं पर चर्चा कर सकती है। अगर वो ये सब चीज़ें दिखा रही है तो इसका मकसद क्या है टीचर का, कि वो ये बताना चाह रही है कितना खर्च लगता है। जैसे कि बस से अगर आप यात्रा करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, रेल से करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और दूरी कितनी होती है, मतलब दूरी कैसे, मतलब कि बस से कितनी देर में आप दूरी तय कर पाएंगे और रेल से कितनी जल्दी आप ये दूरी तय कर पाएंगे, या फिर दूरी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे दूरी का पता चलता है। और यातायात के विभिन्न साधनों की भी एक तरह से हम विशेषताएं बता सकते हैं कि बस से यात्रा करने में क्या फ़ायदा है और रेल से यात्रा करने में क्या फ़ायदा है, या फिर क्यों हमें करनी चाहिए। तो इस बारे में वो चर्चा कर सकती है टीचर। दूसरा है वह टिकटों का उपयोग करके मानव आवास के प्रकारों के बारे में भी चर्चा कर सकती है। तो ये गलत है, टिकट के बारे में मानव आवास से कोई लेना देना नहीं है, टिकट से हम मानव आवास के बारे में पढ़ा ही नहीं सकते। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो तीसरा सही हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। तीसरा जो ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नए चरागाहों की तलाश में लोगों के मौसमी आवागमन को कहा जाता है। द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स इज कॉल्ड। बेसिकली ये पूछा गया है कि जैसे जो लोग जानवर पालते थे, या अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानवर पालते हैं, तो नए चरागाहों की तलाश में जाते हैं वो। जैसे कि भाई एक जगह चारा ख़त्म हो गया जानवरों का, तो वो उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो मौसम के अनुसार अपना मूवमेंट करते हैं। ऐसे मूवमेंट को क्या कहा जाता है, तो ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है, जो मौसम के अकॉर्डिंग हम जगह अपनी बदलते रहते हैं। तो जैसे मौसम उसी हिसाब से अपनी जगह बदलेंगे। कि भाई जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो इसमें हम ले सकते हैं, देखो आगे ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखो एक मौसमी चक्र में पशुओं को एक चरागाह से दूसरे चरागाह में ले जाने की क्रिया, या फिर प्रैक्टिस हम कह सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो हम ले सकते हैं, जैसे कि
सर्दियों में तो लोग तराई में आ जाते हैं, तराई यानी निचले हिस्से में। जैसे कुछ लोग पर्वतों पर रहते हैं, मान लो कुछ लोग हिमालयों के कुछ इलाकों में रहते हैं पर्वतों पर, तो पर्वतों पर देखो सर्दियों में तो बर्फ़ जमी रहती पर्वतों पर, कोई घास फूस कुछ भी मिलेगा नहीं, चारा नहीं मिलेगा जानवरों के लिए, तो वो क्या करते हैं सर्दियों में तो वो नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं जिसको तराई वाला भाग बोलते हैं। और गर्मियों में चले जाते हैं पहाड़ों पर, क्योंकि गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है और मौसम अच्छा हो जाता है, थोड़ी ठंडक भी मिलती है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये बिल्कुल सही रहेगा ऋतु प्रवास के लिए। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो उत्प्रवास किसे कहते हैं, यानी इमिग्रेशन किसे कहते हैं, एक देश को दूसरे में रहने के लिए छोड़ने का एक काम है ये। यानी कि हमें अगर किसी दूसरे देश में जाकर के रहना है, उसके लिए आप किसी एक देश को छोड़ रहे हो, अपने देश को छोड़ रहे हो, तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। जैसे कि आप आयरलैंड में अगर रह रहे हैं या फिर आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाते हैं, यानी आप अमेरिका चले जाते हैं आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो। और जो परमानेंट सिटीजनशिप है उसको पाने का प्रयास करते हैं, यानी आप अमेरिका में रहने चले जाते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका की ही आपको नागरिकता मिल जाए, तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। आप्रवास क्या है, यानी इमिग्रेशन क्या है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्थायी निवासी या दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं। देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें तो कोशिश करते हैं कि दूसरे देश की हमें नागरिकता मिल जाए, लेकिन इसमें बन ही जाते हैं नागरिक, दूसरे देश के नागरिक बन ही जाते हैं। एक देश को छोड़ के चले गए, दूसरे देश की नागरिकता मिल गई, यानी कि जैसे आप भारत के रहने वाले हैं, अमेरिका में जाकर आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो आप क्या कहलाएंगे, इमिग्रेशन ये चीज़ कहलाएगी, ये प्रक्रिया, अगर आपने वहाँ की नागरिकता ले ली है। प्रवास क्या है, प्रवास सिंपली हम समझ सकते हैं इसको एक नए स्थान पर स्थायी रूप से या मतलब कि एक तो या तो परमानेंट या फिर टेम्परेरी, अगर आप वहाँ बसने के इरादे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको कहते हैं माइग्रेशन या प्रवास। यानी कि या तो आप टेम्परेरी जाएं कहीं पर रहने के लिए, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई कुछ टाइम के लिए चले गए तो उसको कहलाएगा माइग्रेशन, या तो फिर वहाँ पर आप बसने के इरादे से चले गए कि अब हम तो मुंबई में ही रहेंगे, तो वो भी क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो इस तरह से इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना, इसमें ज़रूर नहीं कि आप देश छोड़ें, प्रवास में ज़रूर नहीं है, अपने देश में भी आप ये कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तब ये माइग्रेशन कहलाएगा। कंट्रीज़ के लिए बेसिकली ये है, ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कंट्री से आप मूवमेंट करें किसी दूसरी कंट्री में, आप किसी स्टेट में भी कर सकते हैं माइग्रेशन। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रवास से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से प्रेरक कारक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पुश फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन। पुश फैक्टर से मतलब है कि जो मजबूर करते हैं आपको माइग्रेशन करने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान पर बसने के लिए या फिर जाने के रहने के लिए मजबूर करते हैं, पुश फैक्टर कहलाते हैं वो। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 में क्या दिया है, ए और बी सही है, जो कि हमें मजबूरी में माइग्रेशन करने को मजबूर करते हैं। मतलब कि अगर आप नहीं भी जाना चाहें आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो प्राकृतिक आपदा अगर आ गई, नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि कहीं कहीं साइक्लोन आ जाता है, जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे इंडिया में, वहाँ से लोगों को मूवमेंट करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में, वो इसी वजह से करना पड़ता है, चाहे उन्हें छोड़ने का मन ना हो अपना शहर या फिर अपना राज्य, लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा अगर वहाँ पर कोई डिज़ास्टर आ जाता है। दूसरा होता है पानी की कमी। देखो पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी, और अगर कहीं पर पानी नहीं मिलता है तो वो एक तरह से ज़िंदगी हमारी रुक जाती है। तो ये भी एक मजबूरी हो जाती है जब हमें माइग्रेशन करना पड़ जाता है दूसरे स्टेट्स में, दूसरी जगह पर, दूसरे किसी शहर में भी आप जा सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रवास को प्रभावित करते हैं। तो बाकी देखो इन चीज़ों के लिए तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि मजबूरी है, ये तो आप चाहेंगे कि अगर आप अच्छी एजुकेशन चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से जाएंगे, ये कोई मजबूरी वाली बात नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ें जो हैं ये करेक्ट हो जाएंगी, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 कथन दिए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसमें पहचानेंगे कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें, ए और बी सही है। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है, एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो बिल्कुल सही है।
जो हमें डायरेक्ट नेचर से चीज़ मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। दूसरा है कृषि में फसल उगाना, फल, सब्जियां, फूल और पशुओं का पालन शामिल है। तो बात बिल्कुल सही है, ये सभी गतिविधियां कृषि के अंदर ही आती हैं। पशुओं को पालना भी कृषि के अंदर ही शामिल किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे और उन्हें भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। वह राज्य कौन सा है? सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम टू दिस स्टेट नियरली 2000 years ago and is credited with bringing Christianity to India. Which is that state? तो उस स्टेट की बात हमें बतानी है जिसमें कि ईसाई धर्म पहले आया था, सबसे पहले आया था, और ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लेकर के आए थे इस राज्य में ईसाई धर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरला। तो केरल में ये आए थे और सबसे पहले यहाँ पर ही ईसाई धर्म लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। केरल में ईसाई धर्म के अलावा और भी कई सारे धर्म आए थे, जिसकी वजह से आज हम अगर देखते हैं तो केरल में बहुत से धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। डिटेल में हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे केरल में। तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन से व्यापारी सबसे पहले केरल में आए थे। तो अरबी और यहूदी आए थे, और ये जो है लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है सेंट थॉमस को, और ये ईसा मसीह के धर्मदूत माने जाते थे। इब्न बतूता एक अरब यात्री थे जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, और उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो समुदाय है उसकी यहाँ पर बड़ी इज्जत थी। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग आजकल आप अगर देखें तो बहुत ही विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पर मिलेंगे आपको। और ये हैं जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म आदि। तो ये सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी से रिलेटेड ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सेलेक्ट करें कौन सा इसमें सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A, B, C, D। तो चारों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही दी है डाइवर्सिटी के बारे में। देखो, डाइवर्सिटी जो है भारत के लिए शक्ति का एक स्रोत है, तो बात बिल्कुल सही है। और भारत की विविधता में एकता है, भले ही यहाँ पर अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हों, लेकिन भले ही अलग तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हों, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता मिलती है। अलग अलग कल्चर आप देखेंगे, ईस्ट में जाएंगे तो अलग कल्चर मिलेगा, वेस्ट में जाएंगे तो अलग मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में अलग मिलेगा और साउथ इंडिया में अलग मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरी ही कंट्री में आ गए हों, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता देखने को मिलती है। तीसरा है, विविधता भेदभाव का भी एक स्रोत हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो विविधता है हमेशा ऐसा नहीं है कि हम इसे एंजॉय करते हैं, सब इसको अच्छा ही समझते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसको अलग तरह से देखते हैं, भेदभाव की नज़र से देखते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से कोई आता है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। ईस्ट के जो पीपल हैं उनके साथ कुछ लोग भेदभाव करते हैं, तो मतलब कि कुछ अलग से उनको नाम दे देते हैं। तो भेदभाव का भी एक कारण ये हो सकते हैं। जो विविधता है, हमारी डाइवर्सिटी है, कल्चर अलग अलग देखते हैं अगर लोग, तो उसको एक तरह से अलग कर सकते हैं कि भाई ये पता नहीं कैसा कल्चर फॉलो करते हैं, हमसे तो मेल ही नहीं खाता। तो ये एक तरह से भेदभाव भी हो सकता है। तो विविधता भेदभाव का भी कारण बन जाती है कभी कभी। फोर्थ है, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता में योगदान करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। ऐतिहासिक कारक तो अभी हमने देखा था केरला के एस्पेक्ट से। केरला में जो है काफ़ी सारे लोग पहले आए थे, हिस्ट्री की अगर बात करें तो काफ़ी सालों पहले। तो उसी हिसाब से वहाँ पर आजकल क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो क्या हो गई, विविधता हो गई, क्योंकि विविधता में क्या है, धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग आएंगे। और तो हिस्टोरिकल कारण तो ये हो गया। और भौगोलिक की बात करें तो भौगोलिक होता है जैसे जहाँ का जो जैसी ज्योग्राफी होगी, यानी कि कहीं पर ठंड पड़ती है तो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, अलग तरह के कपड़े पहनेंगे जिससे उनको ठंड ना लगे। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग उसके हिसाब से कपड़े पहनेंगे। तो एक तरह से क्या हो गया, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया जो कि डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता में योगदान करते हैं, बात बिल्कुल सही है। चारों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं।
तो आप सोचें, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप राष्ट्रपति के रूप में चुने जाएं? तो ऐसा अगर होगा तो खुद सोचें इसके बारे में और आंसर करें। इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के काम क्या होते हैं, तो ये घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि सीटेट में होता है अक्सर। तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। देखो ऐसा होता है जैसे कोई विधेयक बिल बनना है, मतलब जो बिल पास होना है उस पर जैसे मान लो दोनों सदनों ने सहमति दे दी, दोनों सदनों की सहमति के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति को उसमें कुछ लगता है, कुछ दिक्कत लगती है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार करें, मुझे ये चीज़ थोड़ी इसमें गड़बड़ लग रही है। तो कुछ भी इस तरह से अगर वो रिकन्सिडर करते हैं राष्ट्रपति, तो मतलब वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनको साइन करना उनकी मजबूरी हो जाएगी, उसको पास करना, बिल को पास करना उनकी मजबूरी नहीं है, वो पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकते हैं वापस। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें, न्यूज़ मिलते रहें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।